अच्छा, तो जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है इज़ अबाउट कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड। देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वाज़ रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि एक बोर्ड बनाना है, एक कंपनी में एक मिडल जो इंटरमीडियरी एक पार्टी है जो क्रिएट करनी है, जो ब्रिज करे बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स, ठीक है? पहले हमने इस पर्सपेक्टिव में बोर्ड के बारे में चीज़ पढ़ी। फिर एक टॉपिक आएगा अभी आगे आपका डायरेक्टर्स के बारे में कि कितनी तरह के डायरेक्टर्स बोर्ड की कंपोज़िशन में हो सकते हैं। अगर एक कंपनी का एक बोर्ड बनना है और उस बोर्ड का काम ये होगा कि उसने ब्रिज करना है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स में, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसमें किस किस किस्म के लोग होने चाहिए ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्पार्शियल हो, और वो जो डिसीजन मेकिंग है वो कंपनी के बेनिफिट में हो इन द लॉन्ग टर्म। तो अभी हमने एक बोर्ड मेंबर्स का टॉपिक भी पढ़ना है कि किस किस्म के जो डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनके क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एससीसीपी हमसे रिक्वायर करता है। उससे भी पहले कि हम डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, हमने ये देखना है कि कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज़ ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स की बात करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, ठीक है? तो अब ये स्टार्ट करते हैं कि कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड क्या होता है। सबसे पहले जो इसमें चीज़ जानने वाली है कि जो कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये एक नॉन एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है। नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या मतलब होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि ये इट्स नॉट फ्रॉम योर मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज या ऐसे एग्जीक्यूटिव जो विद इन द कंपनी नहीं लिए गए। ये प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हो सकते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, और इनका पर्पस ये होता है। अच्छा, और एक तो चीज़ ये बात है इसमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बोर्ड की बात की, ये तो कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड है ना। अगर हम सेपरेटली बोर्ड की बात करें तो उसमें तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आते हैं, आपके नॉन एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ये कमिटीज़ टू द बोर्ड है। इस कमिटीज़ बनाने का पर्पस ये है बोर्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि बोर्ड अपने जो मामलात है उनको आसानी से और विद विद प्रॉपर नॉलेज उनको हल कर सके। उसकी वजह ये है कि जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, मिलते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो 4 से 5 होती हैं विद डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड का नॉन एग्ज़ीक्यूटिव भी हो सकते हैं, और एक एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और इनका काम ये होता है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू द बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्ट मेंबर्स को कह सकते हैं या डायरेक्टर्स को कह सकते हैं। तो ये इसमें चीज़ याद रखने वाली है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि कमिटीज़ क्यों बनाई जाती हैं, कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड का क्या पर्पस है, तो कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड का पर्पस ये होता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द बोर्ड मेंबर्स या डायरेक्टर्स। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो उनकी जो मीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। उनको इतनी जो कंपनी के इंटरनल चीज़ें और जो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके बारे में कोई भी अगर फैसला करना है तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म का इशू है, उसकी बेसिस पे रिस्पेक्टिव कमिटीज़ बना दी जाती हैं। ज़्यादा एम्फोसिस ये होता है कि नॉन एग्ज़ीक्यूटिव हो। उसकी वजह ये है कि अगर नॉन एग्ज़ीक्यूटिव होगा, तो वो अपना एक ओपिनियन देगा वो ज़्यादा इम्पार्शियल होगा। जो एग्ज़ीक्यूटिव होगा उसमें थोड़ा-सा जो बायसनेस का और इन्फ्लुएंस होने का जो एस्पेक्ट है, एलिमेंट है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपकी कंपनी में मौजूद है तो यू कैन टेक देम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही नॉन एग्ज़ीक्यूटिव्स ही होते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये डिटेलिंग हर चीज़ की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसमें जाके जो मैटर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और मैं जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं किसी भी मैटर पे जो कि अंडर डिस्कशन हो, ठीक है? तो ये कमिटीज़ का बना देना बेसिकली हेल्प है टू द बोर्ड। ये हमने यहाँ पर चीज़ डिस्कस की। इससे आसानी हो जाती है डायरेक्टर्स को फैसले करने में और सही फैसले करने में। तो ये बात। फिर एक और चीज़ ये होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कमिटीज़ बना देने का। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने बताया कि इनको इम्पार्शियल और प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है। प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है बिकॉज़ ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये दे नो अबाउट द थिंग्स जो कि क्या मार्केट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में चीज़ों को पता हो सकता है। तो जो भी मैटर, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अंडर डिस्कशन है
तो उसके बारे में वो आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो शायद डायरेक्टर खुद से ना कर पाए प्रॉपर्ली। उसकी वजह ये होती है कि डायरेक्टर कोई एक कंपनी का ही तो नहीं होता ना। जैसे हमने इंटरलॉकिंग को डायरेक्टरेट्स पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फर्म का भी डायरेक्टर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी तीसरी फर्म में सर्व कर रहा हो। मतलब देयर आर डिफरेंट असाइनमेंट जो कि एक डायरेक्टर कर रहा होता है। हो सकता है वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय भी सर्व कर रहा हो और किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी सर्व कर रहा हो, तो ये भी चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये जानने वाली है कि एक एक तो ये है कि जो वर्कलोड है डायरेक्टर्स का रिड्यूस हो जाता है। डायरेक्टर्स की बात है, क्योंकि देखिए जब आपको एक हेल्प मिल रही है और वो आपको सारे के सारा काम करके दे रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पे आके रख दी गई और आपने उसको इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करके यू हैव टू मेक द डिसीजन, तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। हो सकता है एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्स जो इन्फॉर्मेशन है, ओब्वियसली ज़ाहिर है वो कोई ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं रह रहे होते, उनका काम ही यही है बेसिकली। लेकिन चूंकि उसके में भी हो सकता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट ना हो, तो वो या किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, या जो इशू एट हैंड चल रहा है कंपनी का, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है या कोई भी विद इन द कंपनी इशूज हो सकते हैं जिसके बारे में उनको कोई फैसला करना है या कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो उस पर स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है फ्रॉम द ये दीज कमिटीज। ये जो कमिटीज में लोग बैठे हुए होते हैं, ये आपको जो डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली कमिटीज बनाने के एडवांटेजेस हैं। कमेटी बनाई क्यों जाती है, इसमें होते करते करते क्या हैं जो लोग कमेटी में होते हैं। एक कमेटी में जितने भी अगर आप के मेंबर्स हैं, उनका काम क्या है, इनको बनाने का पर्पस क्या है, तो ये बेसिकली बात है। फिर एक चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि कुछ कमेटीज ऐसी होती हैं जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको बनानी ही बनानी है। जैसे अब बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना लाजमी है बाय लॉ, कि कंपनी अपना बोर्ड सेलेक्ट करेगी। कैसे करेगी, किस तरह करेगी, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एक कंपनी का बोर्ड होना चाहिए जिसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएं। इसी तरह कमेटीज भी डिपेंड करता है एक समटाइम्स बाय लॉ एंड समटाइम्स कंपनी जो डायरेक्टर्स है उनकी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मौजूद है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये बात करती हूँ कि अगर कमिटीज बाय लॉ बना रहे हैं, अगर कमिटीज बाय लॉ बन रही हैं, तो वो आपको कौन सा लॉ रिक्वायर करता है? एसईसीपी आपका रेगुलेटर है इन टर्म्स ऑफ कंपनी, तो वो आपको रिक्वायर करता है कि यू हैव टू मेक, लाजमी तौर पे आपने ऑडिट कमिटीज बनानी है। ऑडिट कमिटीज़ बनानी है। ऑडिट कमिटीज़ का क्या काम होगा कि ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करना और ऐसी चीज़ों को कि कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में बोर्ड को नॉलेज देना, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग हो उसके अकॉर्डिंगली हो, वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएँ विद इन द कंपनी पॉलिसी मेकिंग, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये होता है इसमें। समटाइम्स जो कमिटीज़ होती हैं वो लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड होता है, आपका रेगुलेटर उसको रिक्वायर करता है कि आप बनाएँ। समटाइम्स जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अपनी असिस्टेंस के लिए उनकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ये बनाई जा सकती है। एक बात ये है। उसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करना है, वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे देखो मिसाल अगर मैं दूँ, क्या हो गया इसको? अच्छा, एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि बाय लॉ ऑडिट कमिटीज़ रिक्वायर होती है कि आपको रेगुलेटर कहता है एज़ पर एससीपी अगर पाकिस्तान में देखा जाए, तो ऑडिट कमिटी इज़ अ मैंडेटरी थिंग। फिर देयर आर सर्टेन अदर कमिटीज़ एज़ वेल, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉमिनेशन कमेटी। ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अभी एग्जांपल लिख रही हूँ। नॉमिनेशन कमेटी होती है, इसका क्या काम होता है? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर एक कमेटी हो सकती है रिमनरेशन कमेटी। इसका काम होता है डिसाइड करना कि आपने जो डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट किए हैं विद इन द बोर्ड, आपने उसको कितनी सैलरी देनी है, कितने बोनसेस देने हैं, ये इस किस्म की चीज़ें डिसाइड करना इसका काम होता है। उसके बाद ये तो देखो, ये जो कमिटीज़ हैं डिफरेंट कामों के लिए जो जो स्पेशलाइज्ड टास्क, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के सामने आ गया या कोई ऐसा इशू आ गया या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिन पे सोच विचार करके एक फैसला करना है या पॉलिसी मेकिंग करनी है, ऐसे इश्यूज, तो उनके लिए कमिटीज बनाई जा सकती हैं। डिपेंड्स होता है कंपनी की वो अब किस चीज़ को फेस कर रही है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स दो कामों के लिए एक कमेटी दो पर्पजेस को भी सर्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं ऑडिट कम कंप्लाइंस, यहाँ कमेटी, अब ये जो कमेटी होगी ये बेसिकली दो पर्पसेस को सर्व कर रही है। चूंकि वो मिलते जुलते हैं इसलिए उन्होंने उनको एक ही कमेटी को ये जिम्मेदारी दे दी। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि नॉमिनेशंस,
नॉमिनेशंस कम रिम्यूनरेशन कमेटी, ये भी एक कमेटी है लेकिन ये 2 पर्पसेज़ को सर्व कर रही है। तो इस तरह से ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये भी आपकी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि ऑडिट कमेटी जो है बेसिकली, अच्छा, ऑडिट कमेटी जो है इस ये तो रिक्वायर्ड है बाय द लॉ। कंपनीज़ ने ऑडिट कमिटीज़ बनानी है क्योंकि और ऑडिट कमिटीज़ में नॉन एग्ज़ेक्टिव मेंबर होंगे ताकि आपको इम्पार्शियल ओपिनियन मिले। अच्छा, अब ऑडिट कमेटी का बेसिकली काम क्या है? ये 3 बेसिक कमिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में आपको मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा देयर इज़ नो लिमिट। जो भी सिचुएशन या जो भी का हर्डल कंपनी फेस कर रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई भी फैसला करना है, उसको असिस्ट करने के लिए कमिटीज़ कैन बी मेड, ठीक है? अब सबसे पहले हम वो 3 बेसिक कमिटीज़ की बात कर लेते हैं जो आपको हर ऑर्गनाइज़ेशन में मिलेंगी ही। सबसे पहले है, मैंने बात किया ऑडिट कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी फॉर नाम से पता चल रहा है फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटेटिंग इन द ऑडिट, और कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, या कोई भी इस किस्म के ऑडिट रिलेटेड इश्यूज है उनको स्टडी करने के लिए या उनको देखने के लिए कि वो पॉलिसी मेकिंग में आपके शामिल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, या कोई नई रेगुलेशंस एसईसीपी ने इशू की है, या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी में, ये इसका बेसिक काम होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना। इसके अलावा इनका काम ये होता है क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट पे आपकी पूरी की पूरी जो कंपनी के वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बेयर करे होते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो ये आपको क्रेडिबिलिटी देती है या वैलिडेशन देती है कि आपकी जो कंपनी है उसके अफेयर्स, उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो ठीक हैं। उसकी जो रिकमेंडेशन पे फिर जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो इन्वेस्टर्स उनको उन पे ट्रस्ट करते हैं कंसोलिडेटेड एनुअल रिपोर्ट्स पे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ लाइजनिंग मेंटेन रखती है ये कमेटी, ताकि ये देख सके कि कोई भी उनको इशू आया अगर, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो अगर उनको कोई इश्यूज आएंगे तो उनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो कंपनी के फेवर में तो अपनी जो डिसीजन है या अपना जो रिकमेंडेशन है वो नहीं देंगे। तो एक काम इनका ये भी होता है। फिर तीसरा एक काम इनका ये होता है इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना। इंटरनल कंट्रोल्स को देखती हैं कि क्या वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए जा रहे हैं, क्या वो जो ऐसी पॉलिसी मेकिंग हुई है जो अप टू डेट है। इसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनको भी ये देखती है। ये बेसिकली ऑडिट कमेटी का काम है जो कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी और ये बाय लॉ इज रिक्वायर्ड। और ये चीज़ याद रखनी है कि नॉन एग्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, उसका पर्पज़ ये होता है कि इम्पार्शियल आपकी जो वर्किंग है वो हो रही हो। क्योंकि जैसे आपने डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ देखी, एनरॉन का स्पेशली अगर केस सब देखे, इसके अलावा भी एक और हमने स्टडी किया था, तो उसमें जो बेसिक कल्परेट होता है वो आपका ऑडिट ही होता है। अगर आप ऑडिटर को साथ में ला लें तो आसानी से मैनिपुलेशन हो जाती है। तो ये इसमें देखने वाली बात है। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। वैसे तो ये नॉर्मली ऑडिट कमिटीज़ और इनके फंक्शंस यही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि ज नॉर्मली ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा रखा जाता कि अगर कोई एग्ज़ेक्टिव है या नॉन एग्ज़ेक्टिव है, पहली चीज़ तो ये है कि उसको कमिटी में शामिल करना है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है, जो सबसे बड़ा इश्यू पाकिस्तान में पाया जाता है वो इंडिपेंडेंस का है, कि इन्फ्लुएंस आसानी से कर लेते हैं। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट्स सपोज़ अगर इफ यू आर फॉर्मिंग अ कमिटी और उसमें आपने किसी एग्ज़ेक्टिव को भी बीच में ऐड कर लिया है, तो उसका मतलब ये है कि आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आसानी से। अगर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी ओपिनियन या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी स्टेटमेंट वो दे रहा है, कमिटी की तरफ से आ रही है रिकमेंडेशन, और वो नहीं मतलब इन द इंटरेस्ट कि वो कि उन जो डायरेक्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट की नहीं है, या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की नहीं है, या इवन मैनेजमेंट के इंटरेस्ट की नहीं है, तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है? एक चीज़ तो ये है कि इंडिपेंडेंस का इश्यू है इन द केस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा जो पाकिस्तान का इश्यू है, उसमें ये है कि कोई ऐसा प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। इससे मेरी मुराद ये है कि सिलेक्शन ऑफ ये ऑडिट कमेटी है विद इन द ऑडिट कमेटी मेंबर्स विद इन द हमारी कंट्री। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिपेंडेंस लेक करती है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया नहीं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया से मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एग्ज़ेक्टिव या नॉन एग्ज़ेक्टिव को भी इवन अगर मैंने अपॉइंट करना है विद इन माय कमिटी, और मैं बना रही हूँ ऑडिट कमेटी जो कि लीगल रिक्वायरमेंट भी है और मुझे वैसे भी इसकी ज़रूरत है क्योंकि डिटेल्ड इस पे ओपिनियन चाहिए होते हैं। तो अगर एक बंदे को आप अपॉइंट करें और कोई क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया कोई ऐसा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं।
अगर तो ये फैमिली बिज़नेस है तो कम से कम एक फैमिली मेंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग सा मौजूद होगा कमिटी में। या अगर ये कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जिसमें कोई एक मैनेजमेंट का बंदा अगर कमेटी में शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि और ये भी कोई क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से यू कैन नॉट क्वेश्चन देम कि आप तो फॉलो नहीं करते इस क्राइटेरिया पे, तो हम आपको नहीं ले सकते। इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना होने की वजह से भी इश्यूज आते हैं और वो किसी को भी आप कमेटी में डाल देते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ये ना तो एग्जेक्टिव्स एंड नॉन एग्जेक्टिव से रिलेटेड, और दूसरा ये क्वालिफिकेशन वैसे भी एक्सपीरियंस की बेसिस पे, और कहाँ-कहाँ किस इंडस्ट्री में आपने सर्व किया, कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद नहीं है। तो इससे ये होता है आपकी इंडिपेंडेंस सफ़र करती है, और इंडिपेंडेंस सफ़र करती है तो फिर ये जो ब्लंडर्स और जो आपके इश्यूज़ हैं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ऑडिट कमिटी की बात है। ये एक कमिटी है ऑडिट जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है और होती ही है हर ऑर्गनाइज़ेशन में मौजूद। फिर एक सिनेरियो है इसमें, दूसरी जो टाइप की कमिटी है दैट इज़ अबाउट, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। नॉमिनेशंस कम रेम्यूनरेशन। ये जो कमेटी होती है देखो नाम से ही पता चल रहा है। इसका काम ये है कि डिसाइड करना अबाउट द रिम्यूनरेशन, अबाउट द सैलरी और अबाउट द नॉमिनेशंस कि किसको आपने बोर्ड एज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं। इसके बाद आपने ये देखना है कि बोर्ड मेंबर्स को मतलब सबसे पहला काम जैसे नॉमिनेशंस के हवाले से देखें तो अट्रैक्ट करना है और रिटेन करना है बोर्ड मेंबर्स को। एक तो इसका काम ये है, ये रिकमेंडेशंस देती है, ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन मेकिंग तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ही हो रही होती है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है ना, तो उसकी बेसिस पे फैसला करना आसान होता है। फाइनली ये चीज़ें जाती हैं एजीएम में, एजीएम में जाके फिर ये अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर्स की। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा जो इसका काम है बेसिकली देखिए नाम से पता चल रहा है, एक तो पहली बात नॉमिनेशन, नॉमिनेट करना बोर्ड मेंबर्स को, दूसरी चीज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से मुराद सैलरी, सैलरी भी हो सकती है, बोनसेस भी हो सकते हैं। तो ये बात बात है कि एक एक इनका काम ये होता है कि ये सबसे पहला काम ये है कि फॉर्मलाइज़ करते हैं प्रोसेस को, फॉर्मल प्रोसेस कि किस तरह आप एक डायरेक्टर को हायर करेंगे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या कैसे आप सूटेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखते हैं कि उसकी सैलरी एग्ज़ेक्टिव है या नॉन एग्ज़ेक्टिव है, अगर वो एज़ अ डायरेक्टर सर्व करेगा, तो उसकी सैलरी कितनी आप देंगे। फिर उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करते हैं कि क्या वो ठीक से काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये सबसे आखिर और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग से मेरी मुराद ये है कि अगर एक डायरेक्टर रिटायर हो जाता है, जैसे मैं आपको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टाइम पे डिस्कस करते हुए आई टोल्ड यू कि क्राइटेरिया होता है 3 साल तक कम से कम आपका एक डायरेक्टर वर्क करता है और स्टैगर्ड बोर्ड के तौर पे उनकी जो है अपॉइंटमेंट होती है। तो 3 साल के बाद उसकी जगह कौन लेगा, उसकी तैयारी, और ये इसको बोलते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसको आपकी जो ये कमेटी है देख रही होती है कि अब किसको अब जैसे ये टाइम है, इस टाइम पे हमने अपॉइंटमेंट प्रपोज कर दी है फॉर द कमिंग डायरेक्टर। एक एक डायरेक्टर की अगर टर्म पूरी हो रही है तो उसको फिर वेकेंट वो ज़्यादा ना रहे और उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली दूसरा दूसरी जगह ले ले। तो ये सक्सेशन प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी इस ये कमेटी देख रही होती है। फिर एक ये रिकमेंडेशन ये देती है अबाउट द बोर्ड साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड साइज़ से मुराद ये है कि बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, इसके बारे में भी ये रिकमेंडेशन देती है। ये चीज़ भी है इसमें। तो ये बेसिकली इसके काम है नॉमिनेशंस एंड रिकमेंडेशन कमेटी के, और ये भी एक एक पार्ट एंड पार्सल है, ये ज़रूरी चीज़ है। जो 3 मैं डिस्कस करूँगी, ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशंस कमेटी और एग्ज़ेक्टिव कमेटी, ये जो कमिटीज़ हैं ये एसेंशियल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है इनका काम, और ये हर ऑर्गनाइज़ेशन में आपको नज़र आएँगी। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। जहाँ तक रिम्यूनरेशन की बात है, तो उसमें जो डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी? मतलब एक डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ये भी कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये कि देयर आर 2 कंट्रोवर्सीज़ इन दैट एज़ वेल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर तो लेट्स सपोज़ यूएसए की बात करें, जहाँ पे सारा कंट्रोल डायरेक्टर्स के हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, तो वही जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में मैनेजमेंट का और एजेंसी इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं कि मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट में काम करती है। ये नॉर्मली पाकिस्तान में तो खैर फैमिली इश्यूज़ हैं। जनरली ये प्रिज़्यूम किया जाता है कि मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट में काम करती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल है तो दे विल मिसयूज़ द पावर, अब्यूज़ करेंगे उसको, और वो अपनी सैलरीज़ को हाई रखेंगे। तो इसमें इसमें ये होता है कि इंटरेस्ट जो है वो शेयर होल्डर्स का वो अफेक्ट होता है। तो ये भी एक इश्यू है इसमें। तो इसमें ये किया जाता है
कि या तो समटाइम्स फिक्स पे डिटरमाइन की जाती है कि ये इशू होता है, ये कंट्रोवर्सी आती है कि आप फिक्स पे दें या परफॉर्मेंस बेस्ड पे दें। फिक्स्ड पे अगर आप देंगे तो उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, उन काम करने का जो होता है कि फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो चीज़ खत्म हो जाती है। मोटिवेशन लेवल बेसिकली डिक्लाइन कर जाता है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर पे करेंगे उनको, तो फिर देयर आर चांसेस कि वो अच्छा परफॉर्म करें, मोटिवेशन उनकी बरकरार है, लेकिन स्टिल ये भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इन 2 चीज़ों की बेसिस पे ये देखना होता है, समटाइम्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। समटाइम्स कुछ अमाउंट फिक्स रखी जाती है, कुछ अमाउंट जो है वो एज़ अ बोनस दे दी जाती है कि अगर आपने टारगेट्स अचीव किए या आपने मतलब आपकी पॉलिसी मेकिंग की वजह से या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपने लाइजनिंग अच्छी की इंडस्ट्री के साथ या जो भी इनके टारगेट्स डिज़ाइन हैं, उसके अकॉर्डिंगली इफ दे परफॉर्म्ड वेल और उनकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हुआ तो उनको बोनसेस और एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ये डिसाइड करनी होती हैं विद इन द कंपनी। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, अगर इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर इनका कंट्रोल है विद इन द कंपनी, इफ दे हैव द ऑटोनॉमी और वही मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उनका कंट्रोल ज़्यादा है, तो समटाइम्स वो ये खुद से ही अपनी पेज को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और वो करते हैं, मतलब उनकी पे ज़्यादा होती है, ह्यूज सैलरी अपने आप अपनी मेंशन कराते हैं, अप्रूव करा लेते हैं द एजीएम मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग्स में। समटाइम्स ये होता है कि शेयर होल्डर्स खुद भी उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। ज़्यादा पेमेंट करने का पर्पज़ ये होता है कि वो उनके इंटरेस्ट में काम करें। उसकी एक वजह ये होती है कि मेबी शायद जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये होता है कि ये हमारे इंटरेस्ट में काम करेंगे अगर हम उनको ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेट करेंगे तो। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें यहाँ पर ये रखने का। एक और पॉइंट ये है उनको कैसे मतलब क्या कोई देखने वाला नहीं है कि ये डायरेक्टर्स को ज़्यादा अगर पेमेंट की जा रही है तो व्हाई कोई पॉइंट आउट नहीं करता। उसकी वजह ये होती है, एक तो मैंने शेयर होल्डर्स वाली बात बताई कि वो ये चाहते हैं कि उनके बेनिफिट में काम करें बोर्ड जो डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में हमने शेयर होल्डर्स के टॉपिक में बात की थी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कभी अपॉइंट मतलब शेयर होल्डर्स में शामिल है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका जो चंक ऑफ शेयर्स है वो भी ज़्यादा होगा। तो जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं उसकी से भी ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसकी कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। तो समटाइम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नॉन एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो या जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है और जब ये डिसीजन मेकिंग हो रही होती है एजीएम में कि उनकी क्या सैलरी है, क्या इस अगर किसी कमिटी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी कोई बंदा है, तो वो भी इस चीज़ को एनकरेज करते हैं कि इन डायरेक्टर्स को ज़्यादा पेमेंट किया जाए। ऑब्वियसली जब वो ये एनकरेज करेंगे तो इससे डायरेक्टर्स फिर उनकी फेवर में काम करेंगे। तो पर्पज़ ये होता है बेसिकली फेवर करने का। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी कमेटी में मौजूद है या एजीएम में मौजूद है और अगर इस चीज़ पे वो उसको बैक कर रहा है कि इस डायरेक्टर्स को सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसकी जो हमदर्दी है ना डायरेक्टर्स की वो मिल जाती है और फिर वो उनके जो उनकी एफिनिटी इज़ द राइट वर्ड कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल वो हासिल कर लेता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ताकि उसको फ्यूचर में कोई भी अपनी बात मनवाने में या कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग में उसको कोई इशू ना आए इन फ्यूचर। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो पहले ही उनको इस तरह से फैसिलिटेट करने की अंडर द टेबल कोशिश करते हैं कि उनको उनको मीटिंग्स में या कमिटीज़ में अपने मेंबर्स की वजह से कि उनको फैसिलिटेट करें, तो ताकि वो फ्यूचर में फिर उनसे फेवर लेने के लिए। तो ये बेसिक इसमें बात है। पाकिस्तान में चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेस फैमिली बिज़नेसेस हैं, तो शेयर होल्डर्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स के हाथ में कंट्रोल होता है, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर्स को। तो इसलिए पाकिस्तान में तो मार्केट सैलरी का ही कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे तो उनको पर मीटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 से 5 मीटिंग हो रही है और आपने बोर्ड को डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल अप की हुई है और डायरेक्टर को आपने कॉल अप किया है, तो यहाँ पे तो मीटिंग वाइज़ उनको पेमेंट की जाती है। पहली चीज़ अगर आप फिक्स कर रहे हैं तो मार्केट रेट के मुताबिक होती है, लेकिन समटाइम्स उनको पे पर मीटिंग भी पे किया जाता है। जो भी मीटिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये बेसिकली रोल है। पाकिस्तान में जो रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो बेसिकली सब सर्विएंट रोल है। वो सर्व करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और शेयर होल्डर्स को उनकी बात माननी हो। अपोजिट सिनेरियो है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर थी जो कि कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाले थे। फिर आखिरी जो ये कमेटी है इसमें इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव्स इसमें मौजूद होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए
स्पेशल पर्पज़ हो सकता है, स्पेशल असाइनमेंट हो सकती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनको स्टडी करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया प्रोजेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने एक्विज़िशन में जाना है, तो उस कम जिसकी एक्विज़िशन जिस कंपनी की को करना है या नहीं करना, या मर्जर करना है या नहीं करना, इस किस्म की अगर कोई डिसीजन मेकिंग है, तो उसमें आपको एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। यू नीड एक्सटेंसिव रीडिंग्स डॉक्यूमेंट्स की, दूसरी कंपनी से रिलेटेड भी, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी। तो इसलिए समटाइम्स स्पेशल कमिटीज़ भी फॉर्म की जाती हैं और इनको बोला जाता है कि ये एग्ज़ेक्टिव कमिटीज़ हैं। अच्छा, अब ये एक कमेटी जब फॉर्म कर ली जाती है तो इनको फिर पावर्स भी दी जाती हैं। पावर्स इस तरह से दी जाती हैं ताकि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें या कुछ ऐसे जो मैटर्स हैं जिनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो इनको मिल सके। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ वो मैटर्स से रिलेटेड अगर वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसकी बेसिस पे अगर उन्हें अब एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है, एक रिकमेंडेशन बिल्ड करनी होती है, तो कहीं पे उनको ताकि कोई कोई हिंड्रेंस फेस ना करनी पड़े, कोई ऑब्स्टेकल फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए उनको कुछ पावर्स भी ग्रांट की जाती हैं। और इससे ये होता है कि एक प्रिसाइज़ और एक शॉर्ट रिकमेंड देखो ना, एक समरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेज़ेंट कर दी जाती है और उस समरी की बेसिस पे वो डिसीज़न ले लेते हैं। जो पीछे डिटेल्ड वर्किंग है जिसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए ये समरी पॉइंट्स, वो कमिटी मेंबर्स ने किया होता है काम। तो ये इसमें काम होता है। इससे वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, सिंपल इज़ द थिंग। और डिटेल्ड ऐसा ऐसा इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही विदाउट एनी डिटेल्ड डिस्कशन अपॉइंट वो उन्होंने फैसला करें किसी की चीज़ के बारे में। तो ये बेसिकली एग्ज़ेक्टिव कमिटी का काम होता है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए वो बनाई जाती है और वो स्पेशल पर्पज़ जो होता है उसके वो डिटेल स्टडी करते हैं और फिर वो एक ब्रीफ सी जो समरी है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो प्रेज़ेंट की जाती है टू द बोर्ड। और फिर बोर्ड जो है उसको देखते हुए, और अगर उन्हें लेट्स सपोज़ अगर किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो एग्ज़ेक्टिव कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनसे वो उसमें ब्रीफिंग ले लेते हैं, तो उनको ब्रीफ कर दिया जाता है और फिर वो फैसला कर लेते हैं। तो ये इसमें बात है एग्ज़ेक्टिव कमिटीज़ में। एग्ज़ेक्टिव कमिटीज़ को एक्सकॉम भी कहा जाता है। एक्सकॉम यानी कि ब्रीफ वर्जन है एग्जेक्टिव का और कमिटीज़ का। तो ये भी इसमें बात है। फिर एक आखिरी जो पॉइंट है आज इसकी डिस्कशन का टॉपिक का, जो कि एडिशनली है, एडहॉक कमिटीज़ भी होती हैं। थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू हो गया था, लेट मी। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ लें।